नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है विकास पूनिया जी। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। मैं विकास जी के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि इन्होंने एफसीआई एजी 3 अकाउंट्स कैडर से क्लियर कर रखा है और 1 साल एफसीआई में जॉब करी इन्होंने। उसके बाद इन्होंने एसएससी पीजीएल क्लियर किया है और उसमें ये अभी जीएसटी इंस्पेक्टर के पद पे तैनात है। तो विकास जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत बहुत आपका उस वो आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप हमारे थैंक यू चैनल। प्रतीक भाई। नहीं, ये तो मेरा आभार है कि आपने मुझे बुलाया। अच्छी बात है। मैं भी चाहता हूँ कि जो एस्पिरेंट्स आ रहे हैं नए, उन्हें उनके बारे में बताया जा सके, क्योंकि जब मैंने खुद एफसीआई में ज्वाइन किया था, एफसीआई के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैं भी ऐसी कोई वीडियो वगैरह देख रहा था कि कुछ आइडिया लग जाए कि कैसे करना है, क्या होगा आगे का प्रोसेस। तो उसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के अपने माध्यम से ऐसे लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम एफसीआई के बारे में ही पूरा वीडियो होगा, ये उसी के क्वेश्चन आंसर्स हम पूछेंगे विकास जी से। एसएससी का वीडियो हम बाद में कोशिश करेंगे इनके साथ अलग से लाने का। तो विकास जी, चलिए अपन सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया था और उसके बाद फिर आपका एफसीआई में जाना कैसे हुआ। तो मेरा नाम विकास पूनिया है। मैंने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स में किया है। उसके बाद फिर 2017 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने आप को गवर्नमेंट जॉब की तरफ डाइवर्ट किया। पहले मैं मिक्स्ड ओपिनियन था कि प्राइवेट में जाना है, फिर मैंने फाइनली ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद डिसाइड किया कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जाना है। फिर मैंने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मेरा मेन टारगेट एसएससी था। लोग एसएससी बैंकिंग या यूपीएससी की तरफ जाते हैं, तो मैंने एसएससी की तरफ टारगेट किया। मेरा ये था कि बैंकिंग की तरफ इतना रुझान था नहीं। मेरे को हमेशा एसएससी या यूपीएससी की तरफ ही था। तो मैंने एसएससी के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। तो तभी 2019 में इसकी नोटिफिकेशन आई एफसीआई की। तो मैं तब तक 2017 वाला एग्जाम दे चुका था। ऑलमोस्ट टीयर 1 2 3 एंड टीयर 4 भी हो चुका था। रिजल्ट वेटिंग था। तो फिर मैंने इसके लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो मेरा वैसे बैंकिंग बैकग्राउंड था नहीं। तो जब नोटिफिकेशन आई तो फिर इसमें मैंने देखा, तो इसमें एजी 3 डिपो पे था, एजी 3 जनरल था, एजी 3 टेक्निकल, एजी 3 अकाउंट्स। तो टेक्निकल को छोड़ के बाकी सबके लिए मैं एलिजिबल था, क्योंकि बाकी दो में डिपो और जनरल में तो सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा था, और जो अकाउंट्स वाला है उसमें ग्रेजुएशन इन कॉमर्स मांगा था। तो उसके लिए मैं एलिजिबल था। तो मैंने फिर जब अप्लाई करा तो मैंने एजी 3 अकाउंट्स के लिए अप्लाई किया कि मैं ग्रेजुएट हूँ, कॉमर्स में हूँ। तो लेवल ऑफ कंपटीशन अल्टीमेटली कम ही हो जाएगा। सिर्फ उन्हीं के साथ कंपटीशन है जो कॉमर्स वाले हैं। अगर मैं जनरल के लिए अप्लाई करता है, डिपो कैडर के लिए अप्लाई करता, उसमें कंपटीशन थोड़ा बढ़ जाता, क्योंकि फिर उसमें सारे लोग आते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड पे कर रखा है, चाहे इंजीनियरिंग हो, आर्ट्स हो। नॉर्मल कॉमर्स वाले, क्योंकि उसमें वैकेंसी ज्यादा थी, तो वो भी अप्लाई कर रहे थे। तो मैंने फिर बीकॉम ऑन ये एजी 3 अकाउंट्स के लिए अप्लाई किया। और फिर अल्टीमेटली प्री का एग्जाम दिया, फिर मेंस का, और फिर इसमें ज्वाइन कर लिया। 1 साल वर्क करने के बाद फिर मेरा सीजीएल 2018 से जीएसटी के इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हो गया, और मेरे को वडोदरा ज्वाइनिंग मिल गई। तो फिर ये था कि आपको एक लेवल अप हो जाता है। वो ग्रुप सी में समझ लीजिए आप उस जॉब को, और ये ग्रुप बी में हो गई। तो फिर मैंने उसको छोड़ के अभी लास्ट ईयर दिसंबर में जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे ज्वाइन कर लिया। तो अभी मैं करंटली जीएसटी इंस्पेक्टर के पोस्ट पे वर्किंग हूँ। विकास जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे जो आपने एफसीआई का एग्जाम दिया है, प्री और मेंस उसके अंदर जो होता है, तो थोड़ा सा हाँ, उसका एग्जाम पैटर्न और लेवल ऑफ क्वेश्चंस किस तरीके के रहते हैं। मैंने जब मैंने जब एग्जाम दिया था तो एग्जाम पैटर्न तो बैंकिंग पैटर्न पर ही था। मतलब जैसे एसएससी में होता है कि आपको सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती। आपको हम्म। ओवरऑल 1 आवर मिलता है, आपके 4 सेक्शन होते हैं, मेंस में सेम 2 आवर्स के क्वेश्चंस। बैंकिंग में सेक्शनल टाइमिंग होती है, रीजनिंग के लिए 45 मिनट्स ऐसे करके। तो हम्म। इसका पैटर्न ऐसे ही था, आपको सेक्शनल टाइमिंग मिली थी। प्री का हम्म। एग्जाम मेरा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इजी था, इजी टू मॉडरेट था। हम्म। बट मोस्टली इजी की तरफ था, और प्री क्वालिफाइंग था। तो हम्म। क्लियर हो गया। मेंस का जो एग्जाम था वो मैं मॉडरेट पे कहूंगा, क्योंकि हम्म। वैसे तो मैं बैंकिंग पैटर्न से नहीं हूँ, पर मेरे को हो सकता है चीजें डिफिकल्ट लगी हो। जिन्होंने हम्म। बैंकिंग एक्सपीरियंस है उनके लिए वो चीज इजी हो, तो मैं उसे मॉडरेट कहूंगा। इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। बट हाँ, मैं मैथ्स जो स्ट्रांग है वो कर ली थी। रीजनिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, क्योंकि हम्म। रीजनिंग में एसएससी वालों की रीजनिंग और बैंकिंग रीजनिंग में डिफरेंस है, सब जानते हैं। हम्म। एसएससी वाले जो होते हैं उनको सिर्फ रीजनिंग, अब तो पैटर्न चेंज हो गया। पहले तो सिर्फ प्री में ही आती थी, और हमारी रीजनिंग में लाइक सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, ये क्वेश्चंस नहीं होते। हम्म। उसके बाद फिर तो थोड़ा बस उसी का डिफरेंस रहता है। बाकी हम्म। मैंने जब इधर की तरफ प्रिपेयर किया तो फिर मैंने रीजनिंग को थोड़ा बहुत टच किया। और उसके बाद मेरा मेन फोकस था कि बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश और जीके, इन पे प्रिपेयर किया। और अकाउंट्स के लिए प्रिपेयर किया मैंने। तो उसके बेस पे फिर मैंने मेंस का एग्जाम दिया।
एक चीज तो मैं मेरा विकास जी जो आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे इस बार जो एफसीए का एग्जाम पैटर्न है उसमें थोड़ा सा एडिशन हुआ है, जैसे जनरल स्टडीज का पार्ट उसमें ऐड हो गया है, जब आपने दिया था जब जनरल स्टडीज नहीं आता था उसमें। प्री में जनरल स्टडीज का पार्ट ऐड हो गया है। तो हाँ क्योंकि आपने एसएससी भी क्लियर कर रखा है तो उसमें जनरल स्टडीज का काफी बड़ा रोल होता है, तो थोड़ा सा आप एस्पायरेंट हाँ। को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि जनरल स्टडी की प्रिपरेशन हमको कैसे करनी मैं जनरल स्टडीज के लिए हमेशा जो प्रेफर करता हूँ, मैं प्रेफर करता हूँ करंट अफेयर्स करना। है? क्योंकि क्या होता है ना, जैसे आप जनरल स्टडीज जानते हैं वैसे ही बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें उसमें कवर करनी पड़ती हैं। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ जनरल स्टडीज के लिए करंट अफेयर्स करना। करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स करें, और उन लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर करने के बाद उन करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो टॉपिक प्रेजेंट जो आपके स्टैटिक के साथ है, फिक्स जीके है, जैसे हिस्ट्री में आप जिससे रिलेट कर सकते हैं, कोई अगर किसी कोई इवेंट अभी जो हुआ है वो हिस्ट्री के हम्म। किस इवेंट के साथ हुआ था, तो वैसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। क्योंकि सबको पता है कि जो जीके है वो बहुत वास्ट है, जनरल अवेयरनेस जो भी है वो बहुत वास्ट है। तो हम्म। आप सारा तो पढ़ नहीं सकते, तो आपको, और एग्जामिनर भी जानता है कि वो चीज पूछने का कोई फायदा नहीं जिसका अभी कुछ नहीं चल रहा। तो करंट हम्म। में आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर करिए और उनको रिलेट करिए कि वो किस इवेंट के साथ पास्ट में एसोसिएटेड है। तो हम्म। जैसे मान लीजिए कोई नोबेल प्राइज वगैरह आ गया, तो अब करंट में नोबेल प्राइज या कोई अवार्ड मिला है, तो उससे रिलेटेड जो पास्ट के क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट किसे मिला था, ऐसे किसे मिला था, इस टाइप से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया, तो इसके हम्म। बेस पे फिर मैं आगे कर पाया। तो मैं हमेशा जीके को ऐसे ही प्रेफर करता हूँ कि करंट अफेयर्स पहली प्रायोरिटी, और करंट अफेयर के बेसिस पे बाकी चीजों को रिलेट करना कि ये चीजें किससे, अगर कोई नया रूल आया है, किसी रूल में कुछ हुआ है, तो वो अमेंडमेंट कब आया था, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है, ऐसे करके उसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट कर लिया। फिर ऐसे उसे हिस्ट्री की तरफ लेके गए, अब उस टाइम पे क्या चल रहा था, करंट 1920 या 1932 हो गया, तो ऐसे करके ओवरऑल होलिस्टिक व्यू लेके मैं पढ़ना प्रेफर करता हूँ। तो मेरी हम्म। अप्रोच हमेशा यही रहती है, करंट अफेयर करना और करंट अफेयर के थ्रू बाकी चीजों को रिलेट करना। क्योंकि अगर आप ऐसे बुक के थ्रू पढ़ने लगेंगे तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। एक हम्म। बुक ही आपको ऑलमोस्ट बहुत 1 साल ले लेगा अच्छे से मास्टर करने के लिए। हम्म। और हमारे जो एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो यू हैव हम्म। टू बी प्रिसाइज। आप लिख नहीं सकते, जो 4 ऑप्शन है उन्हीं में आपका आंसर होना चाहिए। तो हम्म। इसलिए करंट अफेयर और उसके थ्रू रिलेट करना बाकी हम्म। चीजों को। दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने प्री भी दिया मेंस भी दिया, तो आपने इसके लिए कुछ अलग से सोर्सेज लिए, जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहारा लिया या सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस रखा, मतलब कौन से नहीं, सोर्सेज? कोचिंग के लिए तो मैंने बस एक बार 2017 में ही कोचिंग ली थी अपनी, प्री की और मेंस की। उसके हम्म। बाद से तो फिर मैंने किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए कभी कोई कोचिंग नहीं ली। मैं उसके बाद मैंने अपने नोट्स जो बनाए, एक बार हम्म। होता है आपको रफ आइडिया के लिए एक बार कोचिंग लेना। मैं जो नए एस्पिरेंट्स हैं जो हम्म। स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये कहूंगा कि एक बार कोचिंग ले लो, एक बार हम्म। बेस क्लियर हो जाए, आइडिया आ जाए क्वेश्चंस क्या होते हैं, सॉल्व कैसे होते हैं, उसके बाद फिर आप उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हो। हम्म। लेकिन तो मैंने अपना बस 2017 में कोचिंग ली थी एसएससी वाली, और फिर मैं इसके लिए प्रिपेयर करता रहा क्वेश्चंस को, मतलब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से कोई मिल गया, कोई कंटेंट मिल गया। बाकी टेस्ट सीरीज अगर किसी को मिल जाती है कोई इस पे रिलेटेड, तो वो प्रेफर करूंगा कि आप टेस्ट सीरीज ले लो और उसके थ्रू प्रैक्टिस करते रहो। हम्म। टेस्ट सीरीज की आपने अब बात बोली, तो मतलब टेस्ट सीरीज लगाने की भी एक ट्रिक होती है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कंटिन्यू टेस्ट तो देते जाते हैं लेकिन मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं ला पाते हैं। तो इसका आप थोड़ा सा आप अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं कि आप जब टेस्ट सीरीज लगाते थे तो उसमें खुद को एनालाइज कैसे करते थे कि आने वाली जो अगले हफ्ते आप टेस्ट सीरीज लगाओगे उसमें मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिले? मैं तो मोस्टली एसएससी की टेस्ट सीरीज लगाता था, उस टाइम बैंक या अकाउंट्स वालों की इन्होंने शायद नहीं दी होगी। तो मैं जब टेस्ट सीरीज लगाता हूँ तो मैं पूरा टेस्ट सीरीज लगाने के बाद ना उसे 2 घंटे बैठ के एनालाइज करता हूँ, सारे हम्म। क्वेश्चंस जो गलत हैं। और मैं मोस्टली, और जो क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज में जीके के, जैसे हम बात कर रहे थे, तो जो हम्म। जीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं उन सारे क्वेश्चनों को एक तरीके से याद कर लेता हूँ, उससे हम्म। रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि क्या होता है, टेस्ट सीरीज जो बना रहे हैं वही सेम माइंडसेट एग्जामिनर का भी रहता है, उसी टाइप के क्वेश्चंस बनाना, और मोस्टली हमें उस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो मैं हम्म। जीके के, इंग्लिश के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं, उन सारी चीजों को तो मैं याद कर लेता हूँ। तो हम्म। अगर मैं 10 या 20 ये मॉक टेस्ट दे रहा हूँ और एक मॉक में 25 क्वेश्चन, तो 500 क्वेश्चन तो ये हो ही गए डायरेक्ट, ये तो करना ही है। प्लस जो मैं करंट अफेयर की बात कर रहा था वैसे करना। तो मेन ना टेस्ट सीरीज देना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट देना उसके बाद उसे एनालाइज करना कि आपकी क्या कमियां रह गई, क्या आप कैलकुलेशन की वजह से लैग कर रहे थे, या आप टाइम की वजह से लैग कर रहे थे, या कॉन्सेप्ट आपका वीक है इसलिए आप स्कोर नहीं कर पा रहे। तो इन पॉइंट्स को मैं कंसीडर करता हूँ, फिर इसके बाद फिर उन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करता हूँ नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले। तो फिर मैं नेक्स्ट टेस्ट देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई, फिर दोबारा मैं दूसरा एक मॉक दूंगा, फिर उस पर देखूंगा कि इसमें इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे करके मैं टेस्ट सीरीज का यूज करता हूँ। एफसीआई के बारे में अगर मैं थोड़ा सा एंड एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं हमेशा जब टेस्ट सीरीज देता हूँ ना, तो मैं प्रेफर करता हूँ, मान लो आपका 1 आवर का एग्जाम है, जैसे एसएससी की में होता है प्री में 1 आवर का एग्जाम है, तो मैं कभी
मॉक में पूरा हम्म, 1 आवर नहीं लेता एग्जाम के हम्म, लिए, क्योंकि हम्म, पता है आप एग्जाम में जब जाते हो तो आपका अल्टीमेटली टाइम प्रेशर और बहुत सी चीजें अफेक्ट करती है, क्योंकि जब मॉक देते हो तो आपको पता है यहाँ पे आपके पास नथिंग टू लूज है। अगर हम्म, आपके कम मार्क्स आए तो आप बाद में वो कर लोगे, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे बिल्कुल भी। बहुत सारी चीजें एट स्टेक होती हैं। तो मैं हम्म, मॉक में हमेशा 50 to 55 मिनट्स यानी टाइम से, एक्चुअल टाइम से पाँच से हम्म, दस मिनट कम ही लेता हूँ, ताकि वो हम्म, सेम टाइम मैं वहाँ पे यूटिलाइज कर पाऊंगा। वही आपको एक्चुअली एफिशिएंसी देता है। क्योंकि हम्म, होता है कि आप मॉक में ज्यादा लिया है, फिर वहां पे कम इसलिए हो जाता है क्योंकि आप यहाँ पे आपका सिस्टम अच्छा काम करता है, आप हम्म, अकेले होते हो, आप जिस टाइम पे मॉक दे रहे होते हो। हम्म, और दूसरा चीज मैं मॉक के लिए प्रेफर करता हूँ हमेशा मॉक हमेशा तो नहीं, बट लास्ट में मान लो 1 वीक 1 मंथ रह गया एग्जाम के लिए, फिर 10 to 15 डेज रह गए, तो हम्म, मॉक उस टाइम पर दूं जिस टाइम पर एग्जाम होना है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम 9 o'clock से स्टार्ट है, तो हम्म, आप 7 o'clock एग्जाम के लिए बैठ जाओ। हम्म, क्योंकि आप लास्ट के 15 डेज में कुछ नहीं, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, जितना आपको करना होता है पहले ही कर लेते हो, या आप हम्म, कर सकते हो, सबके पास अपनी अपनी वो होती है। मैं प्रेफर हम्म, करता हूँ लास्ट के 15 डेज में एग्जाम के, बिल्कुल एग्जाम के माहौल में अपने आप को ढाल लूँ। फॉर हम्म, एग्जाम्पल अगर एग्जाम 9 बजे से स्टार्ट है, मैं 7 बजे सेंटर पे पहुंचूंगा, तो मैं 7 बजे से लैपटॉप लेके बैठ जाता हूँ, 7:30 बजे 1 घंटे लैपटॉप के आगे बैठा रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पे एग्जाम में ऐसा ही होगा। आप बैठ हम्म, जाओगे, 1 घंटा आपको बैठे रहना पड़ता है, टाइम हम्म, चलता रहेगा। तो उसके बाद फिर ऐसे ही अपने आप को डेवलप करता हूँ, ताकि जब मैं एग्जाम में बैठू तो मेरे माइंड में कुछ और चीजें ना आए। हम्म, बिकॉज मैं पर्सनली मानता हूँ इट्स ऑल इन द माइंड। आप हम्म, जिस तरीके से सिचुएशन के साथ जितना जल्दी अडेप्ट करते हो ना, तो एग्जाम की सिचुएशन उसी तरीके से आप डील बिल्कुल। कर पाते हो। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम में फिर कंसंट्रेशन वही रहता है, आपका अपने ऊपर ही रहता है, बाकी और लोगों पे आपका ध्यान नहीं जाता, तो आप एक तरीके से वहाँ अकेले ही हो। तो हम्म, सेम वैसे मैं घर पे भी अकेले बैठ के आधा घंटा 1 घंटा पहले सिर्फ 1 घंटा बैठ के इंतजार करता हूँ कि अब एग्जाम स्टार्ट होगा। वो 1 घंटा ना फोन छूता हूँ ना किसी और चीज को टच करता हूँ। हम्म, देन फिर मैं एग्जाम स्टार्ट होता है, फिर एग्जाम देता हूँ पूरा 1 घंटा, और हम्म, उसमें भी लास्ट में 5 to 10 मिनट्स पहले सबमिट कर देता हूँ। तो ऐसे करके मैं अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता हूँ। विकास जी, एक चीज है कि जैसे एफसीआई में क्या होता है, अलग अलग कैडर होते हैं। जैसे आपका अकाउंट्स से आपने अप्लाई किया था, एक जनरल कैडर होता है, डिपो कैडर होता है, टेक्निकल होता है। तो आप एक साल एफसीआई में आपने काम किया है, तो कई बार स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि वर्क प्रोफाइल इनका क्या रहता है। तो इन शॉर्ट अगर आप थोड़ा थोड़ा सबका समझा सके हमको। हाँ, देखिए एफसीआई में क्या था जब मैंने ज्वाइन किया था, अभी भी खैर ऐसा है कि बातें चल रही हैं कि एफसीआई में कुछ कैडर हैं, जैसे हमारे एफसीआई में मेनली मेन जो वर्क है ना, फील्ड वर्क है। तो हम्म, फील्ड वर्क के लिए आपको चाहिए डिपो कैडर के लोग, उसके हम्म, बाद चाहिए आपको अकाउंट्स कैडर के लोग जो आपके ऑफिस में रहते हैं, और हम्म, उसके बाद टेक्निकल वाले जो आपने गेहूं वगैरह, गेहूं और चावल मेनली दो ही चीजें आती हैं जो हम्म, एफसीआई के अंडर, जिस पे एफसीआई काम करती है। हम्म, तो उसके बाद फिर हम मेनली ये देखते हैं कि फिर टेक्निकल वालों का काम आता है, आपने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद उसको एनालाइज करना कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, कब तक चलेगा, क्या इतना मॉइस्चर लेवल है इसमें, ये हम्म, सारी चीजें। तो अभी तीन मेनली ये तीन मेन कैडर है। जनरल कैडर जो है वो क्या है, वो किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में काम कर लेगा। अगर हम्म, आप एज अ जनरल कैडर सिलेक्ट हुए हैं तो आपको डिपो में भेजा जा सकता है, आपको अकाउंट सेक्शन में भेज सकते हैं, आपको टेक्निकल में शायद ना भेजें, बट इन केस अगर जरूरत पड़े तो आपको टेक्निकल की तरफ भी डाल सकते हैं। तो हम्म, मेन आप डिपो कैडर होता है जिसका काम गोडाउन से रिलेटेड होता है। डिपो हम्म, वाले मोस्टली गोडाउन में रहते हैं। हम्म, और अगर आप फीमेल हैं और आपने डिपो कैडर में ज्वाइन किया है, तो चांसेस है कि आपको डिपो में ना रख के ऑफिस में रख लेंगे, क्योंकि जो ओके, डिपो का काम आप गोडाउन में करते हैं उसकी जो रिकॉर्ड्स वगैरह प्रिपेयर होता है, उसके लिए हम्म, फिर आपको वो रिकॉर्ड्स वगैरह का काम करना होता है, आपको शेड में जाना नहीं पड़ता। शेड में हम्म, जैसे यहाँ गेहूं की बोरियां रखी होती हैं, आपने देखा हो गोडाउन में, तो हम्म, वो काम मेनली डिपो वालों का होता है। उसके हम्म, बाद फिर अकाउंट्स वालों का काम आता है। अकाउंट्स वाले मेनली ऑफिस वर्क है अकाउंट्स का। हम्म, अकाउंट्स वालों को फील्ड पे नहीं जाना होता। हम्म, अकाउंट्स वालों को ऑफिस में रह के जो भी वो डिपो में जो काम करते हैं उसके रिगार्डिंग वो लिस्ट बना के आपको भेज देते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इससे ये चीजें आई हैं, तो हमें उन चीजों को देखना होता है और चेक करना होता है कि ये सही है कि नहीं है। इतनी बोरियां आई हैं तो उसके चालान वगैरह आते हैं, एक्नॉलेजमेंट आते हैं, हम उन सबको देखते हैं। उसके बाद ये अकाउंट्स में आपका काम है, उसका सैलरी होता है, जो भी डिपो में काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं उनके लिए। उसके बाद फिर सैलरी के साथ मेडिकल वगैरह। उसके हम्म, बाद दो चीजें होती हैं, एक तो हम परचेज करते हैं तो एक परचेज डिपार्टमेंट है अकाउंट्स में, हम्म, सेल करते हैं, सेल को रिकॉर्ड करने के लिए सेल्स डिपार्टमेंट है, सैलरीज के लिए पेरोल डिपार्टमेंट है। तो हम्म, ऐसे ही मेनली, और एक कैश डिपार्टमेंट होता है जो हम्म, कैश की ट्रांजेक्शन के साथ डील करता है बैंक के थ्रू। तो हम्म, ये मेन अकाउंट्स में होता है। हम्म, और उसके बाद जनरल कैडर के जो लोग होते हैं उनको ऑफिस में भी रख लेते हैं। ऑफिस में रखेंगे तो जो ऑफिस वाला काम है, जैसे वो कोई भी डिपो कैडर का है कि आज जनरल कैडर का, वो ऑफिस का काम कर ले। अगर जनरल कैडर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में शॉर्टेज है तो हम्म, जनरल कैडर वाले को अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डाल देते हैं कि आप अकाउंट्स का काम करिए अब आगे से, हम्म, यहाँ से। तो ये रहता है मेनली वर्किंग में। तो डिपो इज मोस्टली रिलेटेड टू फील्ड। अगर आप डिपो कैडर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप सिलेक्ट हो जाते हैं, तो हम्म, चांसेस है कि आपको फील्ड में भेजा जाए। फील्ड में मतलब जहाँ पे अपना एफसीआई का गोडाउन है,
हम्म। वहां पे भेजा जाएगा और आपको वहां पे गोडाउन पे रह के काम करना पड़ेगा। आपको अगर अकाउंट्स में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो मोस्टली आपकी जॉब डेस्क जॉब है। फील्ड पे आपको टूर वगैरह होते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत एक दिन दो दिन के लिए कभी कभी जाना पड़ता है, स्टार्टिंग में हो सकता है उसके लिए भी ना जाना पड़े। तो आपको मोस्टली अकाउंट्स में तो आपको डेस्क जॉब है, ऑफिस जॉब जैसे होती है। आपको सुबह जाना है 10 से शाम को 5:30-6 बजे तक आपका काम होता है, ये आप वर्किंग आवर्स है। डिपो में आपके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं है, आपको बुला सकते हैं 10 से 6 तो है ही है। उसके बाद अगर कभी मान लो रेल हेड पे कोई रेल से सामान आ रहा है, बीट आ रहा है, तो उसके लिए रात को 2 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, तो उसके लिए आपकी ड्यूटी लग जाती है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज एक्स्ट्रा मिलता है, अलाउंस। यू विल गेट एक्स्ट्रा अलाउंस फॉर दैट। जो रेल हेड पे काम करते हैं या उसके लिए, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, जो आपको अगर उस अलग अलग बुला लेंगे। वर्किंग आवर्स जितने भी आपने घंटे काम किए हैं उसका मल्टीप्लाई बाय समथिंग शायद 200 या ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से आपको उसके पैसे मिलते हैं वर्किंग आवर्स के अलावा। तो ये होता है। और जनरल कैडर फिर मोस्टली अगर आपको डिपो में भेजा तो जैसे आप डिपो की तरह काम करेंगे, और अकाउंट्स में है तो फिर आपकी डेस्क जॉब, ये होता है मेनली। तो इसमें जैसे अभी आपने एक चीज बोली थी उसमें कि अगर कोई जनरल कैडर में सेलेक्ट हुआ है और अब वो मान लो लड़का है, तो उसको चांस है कि उसको डिपो में भी भेज सकते हैं वो जरूरत पड़ने। हाँ, क्योंकि एफसीआई का जो मेनली वर्किंग है ना वो फील्ड वर्क ही है। फील्ड वर्क जैसे होता है। आप देखिए डिपो का जो काम है वो मेन काम है, कोर वही है। डिपो में गोडाउन में रहना, उससे रिलेटिव वीट वगैरह आ रहा है, ट्रक से वीट आ रहा है, उसको देखना। आपको लोडिंग अनलोडिंग तो नहीं करनी, आपको उसके लिए लेबर होती है, आपको वहां खड़े होकर मॉनिटर करना होता है कि वो लेबर सारे काम सही कर रही है, वेस्टेज तो नहीं हो रहा गेहूं का या चावल का। रेक पे जाते हैं जब ट्रेन से आता है तो वहाँ पे भी अपना कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टर की लेबर होती है, वो उतारती है, आपको वहाँ खड़े होकर मॉनिटर करना होता है। एक पर्टिकुलर एक डिपो कैटर के एक AG3 को एक या दो वैगन दे दी जाती है ट्रेन की, आपको इन दो वैगन पे मैनेज करना है, फिर अगले को नेक्स्ट दो वैगन, क्योंकि पूरी ट्रेन तो आप देख नहीं सकते। तो अगर किसी को 2 या 3 वैगन अलॉट हो जाती है, उसको नजर उन 2-3 वैगन पे रहती है, और उस पे से लेबर उतारती है। तो उसको मेक श्योर करना होता है कि नीचे पेपर वगैरह मतलब पॉलिथीन बिछा दी जाए, ताकि जब अगर कुछ गेहूं बिखरे तो नीचे पॉलिथीन पे गिरे, फिर उसे उसमें डाल दिया जाए। तो ये सारा जो मेन वर्क होता है ये डिपो कैडर पे होता है, उससे रिलेटेड फिर बाकी वर्क्स निकलते हैं। क्योंकि अब ओके। डिपो में कोई काम कर रहा है तो फिर उसके लिए सैलरी वगैरह बनाना, या उसके जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं उनका एक सॉफ्ट कॉपी पे एंट्री करना, सिस्टम्स में एंट्री करना। अकाउंट्स तो आपको चाहिए, एक सब में अकाउंटिंग तो चाहिए ही चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए। तो उसके लिए फिर वो डिपो वाला मेन वर्क हो गया, फिर उससे स्टार्ट होता है अकाउंटिंग का वर्क। उसके बाद फिर वो डेटाबेस में फिर उसके अकाउंट्स में एंट्री की जाती है। और सेम फिर उसकी एक ऑफिस में एक फाइल मेंटेन की जाती है, जिसके लिए ऑफिस में डिपो कैडर के लोग रहते हैं। तो जनरल कैडर में अगर आप हैं तो मोस्टली क्या होता है कि डिपो में वैकेंसी ज्यादा रहती है काम के लिए। इस बार भी वैकेंसी काफी आई है, तो अगर फिल हो जाती है उसके बाद भी, क्योंकि डिपो में बहुत बड़ा डिपो होता है एक, तो वहाँ पे नॉर्मली स्टाफ कम ही रहता है, तो आपकी अलॉटमेंट हो सकती है वहाँ पे। और अगर मान लीजिए लेडीज ज्यादा सिलेक्ट हो गई हैं डिपो कैडर से, तो मोस्टली उन्हें वहाँ पे नहीं भेजा जाता, क्योंकि फील्ड में लेबर के साथ थोड़ा डील करने में उनके लिए इतना ईजी नहीं रहेगा। तो आप जनरल कैडर वालों को वहाँ भेज दिया जाता है और उनको ऑफिस में रख लिया जाता है। तो ये है। तो अगर आप जनरल कैडर से सिलेक्ट हैं तो आपके चांसेस हैं कि आप डिपो में जाएंगे, डिपो में जा और सकते ऑफिस में हैं। भी रह सकते हैं वैसे, बट मोस्टली आपके डिपो में जाने के चांसेस हैं। और अगर मान लो जॉब लगने के बाद क्या कैडर चेंज हो सकता है? कोई इंटरनल एग्जाम है, कुछ होता है इन लोग का? नहीं नहीं, ऐसा कोई इंटरनल एग्जाम्स नहीं होता। अगर आप एक बार जिस कैडर में आपने सिलेक्ट फॉर्म फिल कर दिया और उसमें आपका सिलेक्शन होने के बाद फिर आप उसी कैडर में रहते ओके। हो लाइफ टाइम। तो जितना मैं आपकी बात से समझा हूं, तो मतलब इसका ये अर्थ है कि अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस को देखें तो अकाउंट्स और टेक्निकल कैडर ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें फील्ड में हाँ डिपो में नहीं डाल सकते। हाँ, फील्ड में आपको थोड़ा ये है कि आपको काम थोड़ा ज्यादा रहता है फील्ड में आपको। अगर आप फिर वेदर का भी बहुत फर्क पड़ जाता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर। आपको डिपो में जो मेनली वर्क है वो डिपो में है, और हम्म। काम सीखने वाला काम भी है वहाँ पे। अगर आप वहाँ पे वर्किंग करते हो, ऐसा नहीं है काम डिफिकल्ट है, पर हम्म। यह है कि आपको काम सीखना पड़ेगा। काम अच्छे से आ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। पर ओके। यह है कि फील्ड जॉब होती है तो फील्ड पे अगर आपको रहना पड़ता है फील्ड पे, तो फिर आपको अंदर एक ऑफिस के अंदर आप रह रहे हो तो बाहर का वेदर आपको अफेक्ट नहीं करता, गर्मी सर्दी बारिश। लेकिन आप फील्ड पे हो तो ये चीजें आपको अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए थोड़ा डिपो कैटर में काम थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट लोग कर लेते हैं मैंने, जितना भी नहीं और होता। उसमें मतलब बट हाँ, 24/7 कभी भी बुला सकते हैं आपको, अगर रात को 2 बजे भी कोई लोडिंग का है, कुछ काम आया तो उसमें। नहीं उसके लिए आपको रात ये जो रेक वगैरह आनी होती है वो पहले से इंटीमेट हो जाती है कि हमने रेक खरीदी है, ओके। पंजाब से चल के इधर आ रही है ट्रेन से, हाँ तो हाँ ये हाँ। इस टाइम पे पहुंचेगी। तो आपको मतलब 12 घंटे पहले पहले बता देते हैं, तो आप अपने बता देते मैनेजर हैं। से कम्युनिकेट कर, आप मैनेजर जो डिपो होगा वो आपको इंटीमेट कर देगा कि ऐसे ऐसे रेक आ रही हाँ। है, आपकी ड्यूटी इस पे लगाई गई है हम्म। 12 घंटे पहले। तो आप उसके ऊपर फिर उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है या आपको कुछ और इश्यू है, तो आप बोल सकते हैं सर ऐसे ऐसे मैं नहीं जा सकता, तो वो किसी और को लगा देंगे, या फिर हो सकता है ऑफिस से किसी को जनरल कैडर को या किसी
इस केस में कभी कभी अकाउंट्स कैडर को भी भेज देते हैं कि अगर इन केस जरूरत पड़ती है। वैसे चांसेस बहुत कम रह रहे हैं, बट फिर भी अगर स्टाफ की इश्यू हो जाता है, क्योंकि एक साथ दो रेक आ रही हैं अलग अलग रेल हेड पे, तो उसके लिए फिर मान लीजिए जैसे मैं झांसी में पोस्टेड था, एफ डिविजनल ऑफिस झांसी, तो उसके 3 रेल हेड पड़ते थे, उसके 3 जोन थे, एक तो झांसी में था, एक ललितपुर में था, एक उरई में था। तो ओके। अगर झांसी में आ गई और एक ललितपुर में, वैसे तो सबके लिए अलग अलग होता है, झांसी वालों के लिए डिपो अलग है, ललितपुर वालों के डिपो में अलग होते हैं। तो अगर वहाँ पे अभी स्टाफ पूरा नहीं है और जरूरत पड़ रही है लोगों की, तो उसके लिए फिर आपको, आप जनरल कैडर में हो तो आपकी वहाँ पे पोस्टिंग लगाई जा सकती है, आप अकाउंट्स में हो तो वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। ओके। जाने आने के लिए आपको टीएडीए मिलता ही है अलग से वहाँ पे, वो सैलरी से अलग है। पर हाँ, मोस्टली ये है कि पहले जनरल को रखा जाएगा, फिर अकाउंट्स को। हायरार्की ये रहती है, बट वही है, आपके सीनियर के ऊपर है, आपको भेजा जा सकता है, नहीं भी भेज सकते। बट अगर आप डिपो में है तो मोस्टली आपको भेजा ही जाएगा। और एफसीआई में क्या 5 डे वर्किंग रहता है या मतलब सेकंड सैटरडे ऑफ रहता एफसीआई में 6 डे वर्किंग है। है? ओके, 6 डे 6 डे वर्किंग सैटरडे तक होता है, 10 to 5:30। जैसे ओके। नॉर्मल जॉब्स में ये ना, एसएससी में या 5 डे, वहाँ जहाँ पे वर्किंग होता है, बेसिकली नंबर वर्किंग आवर्स फिक्स ही रहते हैं। आप 5 डेज वर्क करोगे तो वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, 9:30 to 6 हो जाएगा। और अगर आप ये 6 डेज वर्किंग करते हो तो 10 to 5:30 हो गया। तो अल्टीमेटली जो आपके ओवरऑल एक वीक के बाद अगर आप वर्किंग आवर्स कैलकुलेट करोगे तो दोनों वर्किंग आवर्स सेम ही है। वो ओके, एक एक घंटे का ऐड करके वहाँ पे आपको मैनेज कर लेते हैं। मैनेज कर तो लेते ये है, तो आपको 10 to 5:30 होता है, नहीं तो अगर आप 5 डे वर्किंग होते हो तो आपको 9:30 to उसमें मिलता है। बट एफसीआई में मेनली 10 to 6 ही है, हैं। सैटरडे को भी। दूसरी चीज इसमें, जैसे एफसीआई में जब रिक्रूटमेंट निकलता है, जैसे इस बार भी निकला है, तो जोन वाइज निकलता है। इन्होंने 5 जोन के अंदर उसको बांट रखा है, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन। तो इसमें क्या ऐसा भी होता है कि जैसे कोई नॉर्थ जोन से फॉर्म फिल करता है और वहां सेलेक्ट होता है, उसकी उधर जॉब लगती है। तो मैं दो चीज पूछना चाहूंगा कि एक तो जैसे नॉर्थ जोन में क्या ये प्रेफरेंस पूछते हैं आपसे कि नॉर्थ जोन में आपको इस जगह जाना है या क्या? और दूसरी चीज, वहां पे लगने के बाद क्या जोन चेंज हो सकता है बाद में? देखिए, स्टार्टिंग में आप जिस जोन के लिए अप्लाई करते हैं ना, आप हम्म। उस जोन में सेलेक्ट होते हैं। हम्म। तो अगर आप मान लीजिए नॉर्थ जोन में आपने अप्लाई करा है, तो नॉर्थ जोन के आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्जाम देंगे, जितनी वैकेंसी उसके हिसाब से ही वो कट ऑफ बिल्कुल। निकालेंगे, उसके हिसाब से लोगों को सिलेक्ट करेंगे। वंस हम्म। आप सिलेक्ट हो गए, उसके बाद फिर आप नॉर्थ जोन का जो जोनल ऑफिस पड़ता है वो पड़ता है नोएडा में। तो आपको फिर ओके। नोएडा में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह आप कराएंगे। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको पोस्टिंग के लिए पूछते हैं वो लोग कि कहाँ पे हम्म। आप लेना चाहते हो, प्रेफरेंस दे दीजिए, फॉर्म देते हैं जैसे एसएससी में देते हैं उस टाइम पे, हम्म। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो आप वो फॉर्म में अपनी प्रेफरेंस भर दीजिए कि कौन कौन से प्लेसेस आप लेना चाहते हैं। तो उसके ओके। हिसाब से फिर आपको अलॉटमेंट हो जाता है। मोस्टली हम्म। अगर मेरिट बेसिस पे ही होता है, अगर आपके मार्क्स हायर हैं तो आपकी प्रेफरेंस कंसीडर हो जाएंगी। और अच्छा। 3-4 प्रेफरेंस मांगते हैं, उसके बाद अगर आपका नहीं हो पाता तो फिर वो आपको रैंडमली अपनी तरफ से अलॉट कर देते हैं, ओके। ओके। आप सिलेक्टेड हैं तो। और आप एक जोन में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप दूसरे जोन में सिलेक्ट हो सकता है, उस जोन में मार्क्स कम जाए लेकिन आप उसमें सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको फिर उस जोन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। और अगर आप दूसरे जोन के लिए अप्लाई करते हैं वैकेंसी देखिए, फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ में सोचते हैं कि वैकेंसी कम है, मैं हम्म। साउथ में अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद हम्म। ट्रांसफर लेके आ जाऊंगा, तो ये अलाउड है। लेकिन जोन ट्रांसफर में आपकी सीनियोरिटी लूज हो जाती है। अच्छा, ऐसा होता एक है? ट्रांसफर, हाँ, एक ट्रांसफर आपको 4 साल बाद मिलता है, 4 या 5 साल बाद आपका हम्म। प्रमोशन होता है और आप ट्रांसफर वगैरह उस टाइम मिलता है आपको। तो हम्म। अगर आप ट्रांसफर लेते हो तो फिर आपको ट्रांसफर लेने के बाद जोन ट्रांसफर में आपकी सीनियोरिटी जो है ना, मान लीजिए आप वहाँ पे AG3 4 साल हो गए आपको, लेकिन आप नॉर्थ जोन में आओगे तो वापस आप AG3 लगोगे, तो आपकी हम्म। सीनियोरिटी लूज हो जाती है। अच्छा, तो बाद में दूसरे प्रमोशन जब डिपार्टमेंट होता है वापस, तो उसके अंदर फिर वो उसमें नुकसान होता है? हाँ, उसमें नुकसान होता है जोन ट्रांसफर में। बाकी अगर ओके। आप सेम विद इन जोन है और आपको होम पोस्टिंग चाहिए, तो हम्म। आपका 4 साल बाद आप जाके ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका जोन में ट्रांसफर हो जाएगा। जोन में ये ट्रांसफर है। हो जाएगा। हाँ, और इसके अंदर बाकी प्रमोशन, प्रमोशन का प्रोसेस कैसे रहता है? मतलब प्रमोशन का क्या प्रोसेस है? प्रमोशन का प्रोसेस हर 4 साल में प्रमोशन है। आप जैसे ओके। AG3 लगते हैं, AG3 से आप AG2 पे चले जाते हैं, AG2 से आप AG1, और AG1 के बाद आप मैनेजर बन जाते हैं। तो हम्म। रफली अराउंड 12 साल के बाद आप एक अपनी पोस्ट में मैनेजर बन जाएंगे। तो अगर हाँ। आप डिपो कैडर के हैं तो आप 12 साल बाद मैनेजर डिपो बन जाएंगे, अकाउंट्स में तो आप हम्म। मैनेजर अकाउंट्स, तो जनरल से हैं तो मैनेजर जनरल, और टेक्निकल है तो हाँ। मैनेजर टेक्निकल। तो ओके। ये रहता है 4 4 साल बाद। उसके बाद 4 साल बाद आप ट्रांसफर के लिए, और आप जब मैनेजर डिपो या मैनेजर अकाउंट्स बन जाते हैं, तो उसके बाद जब फिर ट्रांसफर होता है ना, वो आपके हम्म। जोन से बाहर ट्रांसफर हो सकते हैं, अच्छा, ऐसा मैंने सुना प्रमोशन है। में जो प्रमोशन में जोन चेंज हो सकता है? हाँ, जोन ट्रांसफर हो सकता है आपका, मतलब हम्म। आपको दूसरे जोन में भेजा जा सकता है हम्म। ट्रांसफर के लिए। वैसे मोस्टली भेजते नहीं है आपको, मतलब एक रीजन होता है। जैसे हम्म। मान लीजिए आप यूपी में सेलेक्ट हो गए हैं, आपको यूपी, हम्म। जैसे मुझे झांसी मिला था,
वैसे आपको अगर यूपी में कोई मिल जाता है, उसके बाद फिर आपका 4 साल बाद आपका ट्रांसफर आता है। अभी तो चल रहा है शायद प्रोसेस ऐसा है कि 4 साल बाद आपका AG3 से AG2 में जा रहे हैं, तो उसमें भी आपका ट्रांसफर रख रहे हैं। उसके अगेंस्ट मैनेजमेंट फाइट कर रहा है कि असिस्टेंट्स पे ट्रांसफर ना रखा जाए, कि मैनेजर बनने के बाद ही ट्रांसफर रखा जाए। तो 4 साल बाद मान लीजिए आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो आप अभी झांसी से हैं, फिर आपको आगरा भेज देंगे, फिर 4 साल बाद शायद आपका ट्रांसफर हो जाए, तो आप दूसरी जगह पे चले जाएं। बट मोस्टली मैनेजर बनने के बाद तो ट्रांसफर है ही है आपका। अगर आप 12 साल एक डिपार्टमेंट में जॉब कर लेते हैं, फिर आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो आप फिर मैनेजर बन जाते हैं, फिर आपका ट्रांसफर एक दूसरी जगह हो जाएगा। तो ये है। प्रमोशन के बाकी लिए। प्रमोशन के हिसाब से अगर आप देखें तो उसे आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, AG3 को आप एक असिस्टेंट समझ लीजिए, ओके। नॉर्मल असिस्टेंट। AG2 पे आप वो सीनियर असिस्टेंट हो गया। AG1 पे आप उसे असिस्टेंट मैनेजर कह सकते हैं, और फिर वो मैनेजर बन जाएगा। तो इसमें आप AG3 to 1 है, तो आप इसको अगर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, और उसके बाद फिर मैनेजर, ये होता इनका है। जो प्रमोशन बाकी होता है। सारे जो होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल असिस्टेंट्स जो होते हैं, ये सब सेम ही लेवल में आते हैं। AG3 AG2 ऑल द आपके सीनियर्स होते हैं, तो आप उन्हें सर ही कहते हैं, बट हाँ ऑल लेवल सबका सेम रहता है, ऑल सब मैनेजर के अंडर ही वर्क करते हैं। इनका जो प्रमोशन होता है तो उसका क्या कोई इंटरनल पेपर होता है या सीनियरिटी बेस पे होता है, मतलब किस तरीके से होता है प्रमोशन, जैसे बैंक में। सीनियोरिटी बेस पे होता है। ओके, सीनियोरिटी बेस सीनियरिटी। पे होता है आपका, इंटरनल एग्जाम वगैरह कोई नहीं होता। AG3 से फिर आपका 4 साल बाद सीनियोरिटी लिस्ट के बेस पे आपका AG2 में हाँ। प्रमोशन हो जाता है। अगर आप थोड़ा रैंक में पीछे, वैकेंसी इतनी ऊपर है नहीं 2 में, तो शायद 5 साल बाद हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली 4 to 5 ईयर्स में आपका प्रमोशन हो जाता है, फिर AG3 से AG2, AG2 से AG1, ओके। और फिर AG1 से आपका मैनेजर पे प्रमोट हो जाता है। तो हाईएस्ट पोस्ट इनकी मतलब कहाँ तक जा सकती है, अगर कोई 25 साल 23 साल की उम्र में देखिए, लगता है। अगर आप यंग एज में लग जाते हैं 20 to 23 तक, तो आप डिविजनल मैनेजर तक जा सकते हैं। ओके। डिविजनल मैनेजर पूरे एक डिवीजन के ऊपर एक ही होता है। तो ओके। अगर आप जैसे डिविजनल ऑफिस होता है, झांसी जो है वो डिविजनल ऑफिस है। उसके सब डिवीजन ऑफिस हैं जो 3 लगते हैं, एक तो झांसी में है, एक उरई में, और एक ललितपुर में। ओके। तो उस झांसी के ऊपर जो होगा वो डिविजनल मैनेजर होता है, एक डिविजनल मैनेजर। इस काइंड ऑफ आप उसे ग्रुप ए जॉब समझ सकते हैं। और मैनेजर को ग्रुप बी और असिस्टेंट्स को ग्रुप सी में, SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो आपका अगर आप AG3 लगते हैं तो चांसेस है कि आप डिवीजन मैनेजर तक पहुंच जाएंगे अपनी एज तक। बाकी ये होता है कि एक दूसरा ये रहता है, रिक्रूटमेंट जो होते हैं मोस्टली, अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होते हैं, कि मैनेजर के पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। अभी भी शायद FCI में निकली हुई है हाँ, कि निकली हुई है। असिस्टेंट तो निकले और साथ में मैनेजर भी मैनेजर निकले का हुए भी हैं। निकला तो है। ये होता है कि मैनेजर का नेक्स्ट प्रमोशन डिविजनल मैनेजर पे होना ही है। तो अगर जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो मोस्टली इस पे 8 से 10 साल में डिविजनल मैनेजर बन जाते हैं। तो अगर यहाँ पे जितनी आपके बैच में रिक्रूटमेंट नहीं आ जाएंगी, मान लीजिए आपने 4 साल काम कर लिया, आप AG2 बन गए, आपने और 4 साल काम कर लिया, आप AG1 बन गए, और उसी साल मान लीजिए ज्यादा वैकेंसी उन्होंने मैनेजर्स की रिक्रूटमेंट कर ली, तो फिर आपके चांसेस, फिर तो आप नेक्स्ट पे मैनेजर पहुंचेंगे, फिर DM पहुंचेंगे, तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो मोस्टली हो सकता है फिर आप मैनेजर पे ही रिटायर कर जाएं। बट चांसेस हैं कि आप डिविजनल मैनेजर तक पहुंच सकते हैं। तो मैक्सिमम जहाँ तक है डिविजनल मैनेजर, जो एक AGM भी कहते हैं जिसे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, वहां तक आप पहुंच सकते हैं आप AG3 से। और अगर हम बात करें वहाँ के सैलरी स्ट्रक्चर की, तो अलाउंसेस वगैरह या सैलरी मतलब क्या रहती नॉर्मल एक एफ से देखिए, AG3। जो ये AG3 का ग्रेड पे है, ये है 28 to 100 वाला। तो इसमें वैसे आप देखेंगे तो अगर SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको लगेगा कि इसमें कम हो जाएगी, 2800 ग्रेड पे टाइप हो गया। लेकिन जो सैलरी आपको इन हैंड मिलती है वो मिलेगी आपको 40 to 100 ग्रेड पे वाली के अकॉर्डिंग। तो हाँ, वो ऐसे होता है कि जैसे आप AG3 लगते हैं ना, तो आपकी बेसिक तो 28 to 100 होती है। उसके बाद DA, उसके बाद HRA जो आपको करंट रेट चल रहा है वो वाला, और उसके बाद फिर आपको मिलता है इस पे एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता होता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं, वो होता है कैफेटेरिया अलाउंस, जिसके अंदर बाकी सारे अलाउंस का समराइज करके वो बोलते हैं, वो 32% होता है, वो सिर्फ FCI एम्प्लॉयज को मिलता है। तो उसको मिलने के बाद आपकी 2800 पे ग्रॉस बेसिक अगर आप YCT में है तो आपकी 48,000 के अराउंड हो जाएगी, XCT में है तो 52 के आसपास हो जाती है, और आप ZCT में है तो 44 के आसपास, और इन हैंड आपको Z में अगर आपको तो आपको 39-40 के आसपास मिल जाएगी। Y में आपको 42-43 के आसपास मिल जाती है, और X में आपको 47 के आसपास आपको मिल जाती है सैलरी। तो वैसे आप देखोगे तो आपकी बेसिक 28,200 है, यानी आपका ग्रेड पे जो लग रहा है वो एक तरीके से 2800 ग्रेड पे लग रहा है, बट जो इन हैंड आपकी सैलरी आ रही है वो 4200 ग्रेड पे के अकॉर्डिंग मिलती है आपको, ऐसा रहता है। तो वैसे FCI PSU में आता है, तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है, सैलरी स्ट्रक्चर। बाकी आपको सैलरी उसके हिसाब से 40,000 तो आपको मिल ही जाएगी स्टार्टिंग से।
इसमें जो क्वार्टर्स मिलते हैं या लीज अकोमोडेशन मिलता है, मतलब कुछ देता है एफसीआई या? नहीं, इसमें क्वार्टर्स वगैरह का सिस्टम नहीं है। आपको वहाँ पे आपको एचआरए मिलता है। एचआरए ओके। आपकी सिटी के अकॉर्डिंग आपको एचआरए मिलता है, और उसके बेस पे फिर आप वहाँ पे रूम वगैरह ले सकते हैं। ओके। अब मैं आखिरी दो तीन सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा वर्क कल्चर के बारे में वहाँ बता सकते हैं? वर्कलोड तो आपने बता ही दिया कि प्रोफाइल पे डिपेंड करता है अपनी अपनी, थोड़ा सा कल्चर हाँ, वगैरह कैसा रहता है, वर्क कल्चर वहाँ का? देखिए वर्क कल्चर अगर आप अकाउंट्स में है, वैसे मैं अकाउंट्स में ही था तो मेनली मैं बता सकता हूँ कि अकाउंट्स में आपका वर्क कल्चर बहुत सही, बहुत अच्छा रहता है। हम्म। ये जो इवेंट्स होते रहते हैं, फेस्टिवल्स टाइप चलते हैं, हम्म। तो अगर जैसे हिंदी सप्ताह सब चल रहा है या कोई दूसरा इवेंट आ जाता है, तो हम्म। ऐसे इवेंट्स चलते रहते हैं। आपका ऑफिस में आपका वर्क कल्चर बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत मजा हम्म। आएगा। हम्म। ऑफिस भी अच्छा होता है। और आपको अकाउंट्स में आपका काम मेनली 5 to 6 आवर्स रहता है। आप हम्म। नॉर्मल डे पे, बाद में जब परचेज आती है अप्रैल में, जब गेहूं कटता है तो उसकी परचेज होती है अप्रैल टू जून जुलाई तक। तो इस 3-4 मंथ्स में आपका वर्क थोड़ा बढ़ जाता है। आपको हम्म। वर्किंग आवर्स ज्यादा देने पड़ते हैं, बट रेस्ट ऑफ द ईयर आपको 8 मंथ्स आपका नॉर्मल 5 to 6 आवर्स में काम हो जाता है। हम्म। ऑफिस का स्टाफ वगैरह, जैसे मैं जहाँ से पोस्टेड था तो बेस्ट स्टाफ था। कभी लगा ही नहीं जैसे कि ऑफिस में है। ऑलमोस्ट घर लाइक फील था। डिस्टेंस वाइज बहुत अच्छा था, और हम्म। काम करने में बहुत मजा आता है। हम्म। एक आप एक फैमिली टाइप का रिलेशन बन जाता है वहाँ पे हम्म। डिपार्टमेंट में। हम्म। डिपो में भी सेम है। वहाँ पे भी आपके अगर डिपो कैडर में हो आप, तो वहाँ पे आपके जो डिपो के लोग होते हैं उनके साथ सब हेल्पफुल होते हैं। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, कोई आपको डाउट है, कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम्स भी कंसिडर की जाती है कि आप अगर नहीं कर सकते तो आप देख लीजिए दूसरे तरीके से। या आपकी जगह कभी और कोई और कर लेगा, आप किसी और की जगह पे काम कर लेते हैं। ऐसा होता है। तो वर्क कल्चर काफी अच्छा है। डिपो में हम्म। एक्सपोजर जाता है, आपको काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। आप लोगों के साथ डील करते हैं, तो उससे आपकी एक पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। उसके बाद हम्म। जब आप मैनेजर बनते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है काम का, तो आप और काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो ये है। बाकी टेक्निकल में जो मेनली वर्क होता है, आपको टेक्निकल मशीन्स वगैरह होती हैं जिस पे आप डाल के मॉइस्चर वगैरह चेक करते हैं। उसका जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको सिखाएंगे, ट्रेनिंग होती है कि कैसे इसे यूज करते हैं, कैसे इसमें काम करते हैं। ऐसे करके अकाउंट्स में आप ज्वाइन करेंगे तो सब में ट्रेनिंग होती है। फिर ट्रेनिंग के बाद आपको फील्ड पे भेजा जाता है, फिर आप काम करते हैं और धीरे धीरे आप सीख लेते हैं। तो वर्क कल्चर काफी अच्छा है, आपको मजा आएगा। डिपो में हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कभी लगे प्रॉब्लम हो, बट मैंने मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो डिपो में काम कर रहे हैं वो काफी खुश हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा, स्टार्टिंग का ही होता है जब आप फर्स्ट कदम लेते हैं ना, तो आपको थोड़ा लगता है कि ये डिफिकल्ट है, शायद नहीं हो पाएगा। पर जब आप एक बार वो ले लेते हैं उसके बाद फिर बाकी आपके आगे के कदम ईजी हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको वर्क में थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगा, वो भी मेनली डिपो में फील्ड वर्क हो जाता है, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है। बाकी हम्म। अकाउंट्स में, टेक्निकल में या जनरल में आपको, तो आपको लाइफ बहुत अच्छी है। टाइम फिक्स्ड टाइम है। संडे ऑफ होता है आपका। वर्किंग आवर्स में इतना कोई दिक्कत नहीं है। काम सीनियर्स का इतना प्रेशर नहीं रहता काम से को लेके। आपके ऊपर ही आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज देयर टू गाइड यू। तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी कुछ नहीं आएगी। आप अगर आप AG3 लगते हैं, आप आराम से प्रमोशन लेके 4 साल में, और उसके बाद अगर आपको ये है कि और सबसे बड़ी चीज इसमें ट्रांसफर है। मान लो आपको नॉर्थ में आपको देहरादून मिल जाता है, तो 4 साल बाद आपका ट्रांसफर हो जाएगा, सीनियरिटी भी लूज नहीं होगी, तो आप 4 साल बाद आप घर आ सकते हो अपने। ये सबसे बड़ी चीज है उसमें जो एक अच्छी और कुछ चीज ये शायद। भी है कि जैसे आपने बताया कि एफसीआई के साथ ही आपने एसएससी की तैयारी भी करी थी, तो वो भी हम्म। एक टाइम मिल जाता है अगर आप दूसरी स्टडीज करना चाहते हो, तो इतना टाइम आप निकाल हाँ, सकते हो उसके लिए। हाँ, टाइम आप आराम से हम्म। हम्म। निकाल सकते हैं। आपको वर्किंग आवर्स में भी आप थोड़ा बहुत टाइम देख सकते हैं। हम्म। लेकिन आप 6 बजे के बाद आपको इतना हेक्टिक लगेगा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ या मैं अब आगे कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद हम्म। आप आराम से आके 2-3 घंटे के लिए अच्छे से पढ़ सकते हैं, ज्यादा भी पढ़ सकते हैं। और हम्म। सुबह जैसे कि 10 बजे जाना होता है, तो आपको अगर सुबह उठ के पढ़ना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ओवरऑल आपको हेक्टिक नहीं लगेगा अपना काम। आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। हम्म। आप स्टार्टिंग में आपको वर्क सीखने में बस वही होता है, स्टार्टिंग का 1 मंथ या 15 डेज आप वर्क सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा नया काम लगता है। बाकी आप उसके बाद एक बार आपको काम आ गया तो उसके बाद फिर वो आपके लिए केक वॉक टाइप है। उसके बाद तो हम्म। आप उस काम को स्टार्टिंग में जो 5 से 6 घंटे लग रहे हैं उसको आप 2 घंटे में भी कर सकते हैं। हम्म। ये होता है। एक फाइनल क्वेश्चन बस मैं आपसे एक एडवाइस के तौर पे पूछना चाहूंगा कि एफसीआई का जो नोटिफिकेशन है वो हर साल तो आता नहीं है। मतलब जैसे एसएससी सीजीएल का या आईबीपीएस का या यूपीएससी का जो पैटर्न होता है, इसका 2 साल 3 साल कभी 4 साल भी लग जाते हैं नोटिफिकेशन में। तो अभी इसका जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आप एस्पायरेंट्स को क्या एडवाइस अपनी तरफ से कुछ देना चाहेंगे जिससे वो मोटिवेट हो इस फील्ड में जाने के लिए?
देखिए, मेरी एडवाइस तो हमेशा एग्जाम्स के लिए यही रहती है, जैसे मेरे कजिन्स हैं या फ्रेंड्स हैं जो भी कुछ मुझसे पूछते हैं कि आगे कैसे करना है, तो मैं सबको यही प्रेफर करता हूँ कि आप एग्जाम का वेट ना करें प्रिपेयर करने के लिए। आप हम्म। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। आप मान हम्म। लीजिए जैसे एग्जाम तो आते रहेंगे, अभी एफसीआई का आया है, तो IBACO का एग्जाम आ जाता है, कभी कोई और एग्जाम आ जाता है, कोई ऐसे एग्जाम्स होते हैं काफी टाइम से रुके हुए हैं, वो निकल जाते हैं। तो आप एग्जाम के बाद प्रिपेयर करने से बेटर है कि एग्जाम के पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें अपने हम्म। प्रिपरेशन, क्योंकि मोस्टली आपको एग्जाम का पता होता है। अगर आप यूपीएससी के लिए या यूपीएससी लेवल के एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आप उसके हिसाब से पढ़ते हैं आप इन चीज़ों को। आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है कि रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके ये सब चीज़ें आनी है। बैंकिंग के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको पता है सेक्शनल कट ऑफ है, चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो अल्टीमेटली सिलेबस आपका सेम ही है, एसएससी में, एफसीआई में, बैंकिंग में सिलेबस आपका सेम है, बस आपको पैटर्न का डिफरेंस रहता है आपका और थोड़ा प्रैक्टिस का। तो वो आप प्रैक्टिस एग्जाम के आने के बाद कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोचे कि एग्जाम के आने के बाद मैं अब पढ़ना चालू करूंगा, चीज़ों को सीखना चालू करूंगा, तो उसमें चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रेफर करते हैं कि आप जैसे मान लीजिए आप आपका एफसीआई का एग्जाम है तो आप एफसीआई के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम ओवर हो जाए, बाई चांस आप सब चाहते हैं कि सिलेक्शन हो जाए, अच्छी बात है आपका सिलेक्शन हो जाए, बट बाई चांस अगर आप 1% से भी रह जाते हैं तो फिर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टॉप ना करें, क्योंकि उस टाइम आप अच्छे पीक पर हैं, आप उस टाइम आपके पास टाइम है अपनी प्रिपरेशन को एक्सेलरेट करने का, कि आप अगले और 2-3 महीने अच्छे से पढ़ते रहें, क्योंकि फिर एग्जाम कोई दूसरा एग्जाम आएगा तो फिर आप वही हो जाता है, उस टाइम आप डाउन हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट एग्जाम आएगा, फिर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे। तो बीच के जो 2-3 मंथ का फेज आता है ना, तो उसमें आप अपनी स्पीड को स्लो कर देते हैं, और एक्चुअली में वही टाइम होता है एक्सेलरेट करने का, क्योंकि उस टाइम सब स्लो करते हैं और तब वही टाइम है आपके पास कि अब मैं एक्सेलरेट करूं, और जब फिर एग्जाम आ जाए उसके बाद, फिर एग्जाम आने के बाद फिर मैं अब अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट। तो एग्जाम के बाद आप मोस्टली मॉक की तरफ ज्यादा डाइवर्ट करिए, एग्जाम के बाद आप प्रिपरेशन की तरफ मत जाइए कि अब मैं ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेता हूँ या ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेता हूँ। एग्जाम से पहले आप जितने भी टॉपिक्स के जितना भी टाइम लेना चाहते हैं, क्वेश्चंस को सीखना चाहते हैं, वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप वहां से कर सकते हैं। लेकिन एक बार एग्जाम आ जाए तो फिर उसके बाद फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आप मॉक देखिए किसी भी साइट पे, जैसे आपको टेस्ट बुक, हॉलीवुड, किसी पे भी आपको मॉक मिलता है तो मॉक दीजिए, और उसके बाद फिर वहां से एक्सेलरेट करिए। तो ये मेरी एडवाइस है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, पढ़ना है इसलिए पढ़िए। एग्जाम तो कोई भी आप, अगर आपकी फिर पर्सनल आपका चॉइस है कि जैसे एसएससी ही देना है तो आप फिर उसी की तरफ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि आप एफसीआई का एग्जाम आ गया, आपको जॉब चाहिए, स्टार्टिंग में सबका एम यही रहता है कि एक जॉब मिल जाए, उसके बाद जो अपनी ड्रीम जॉब है या कुछ और है उसके लिए परस्यू करेंगे। तो आप एफसीआई भी बहुत अच्छी जॉब है, वर्किंग आवर्स बहुत अच्छा है, टाइम भी बहुत अच्छा है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, और कोई जॉब मुझे लगता नहीं है कि जो इतना अच्छा सैलरी देता है आपको, और ऊपर से ट्रांसफर पॉलिसी बहुत अच्छी है। इवन आपका, अगर आपने अभी किसी और जोन में गलती से अप्लाई हो जाता है, आपको लगा कि मैंने तो उधर अप्लाई कर दिया वैकेंसी की वजह से, बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो वो ट्रांसफर वगैरह वो सब भी अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एक बहुत अच्छी जॉब हो जाती है। बाकी कंपेरेटिवली लाइक एसएससी, अगर आप एसएससी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप वहाँ पे नहीं जा पा रहे और आपको टीए या 2800 ग्रेड पर तक मिल रहा है, तो आपको लगता है उसमें थोड़ा सैलरी का फर्क रह जाता है, तो उसके मुकाबले आपको एफसीआई मिले तो आप एफसीआई की तरफ आइए, क्योंकि उसमें आपको एक बार मिल गया तो फिर शायद ट्रांसफर ना हो, बट यहाँ आपको ट्रांसफर मिलेगा, आपकी सैलरी अच्छी होगी, वर्किंग आवर्स फिक्स रहते हैं, और वर्क कल्चर काफी बेटर है। तो इसलिए चलिए, मैं कहूँगा धन्यवाद। कि एग्जाम ठीक है। ओके, तो मेरी तरफ से यही इनपुट है, बाकी ऑल द बेस्ट एवरीवन को। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पे आए। हाँ, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद प्रतीक भाई, आपने हमें बुलाया, उसके लिए मौका दिया सबके साथ बात करने का। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको भी। ओके, बाय। बाय।